अरे गौतम, तुम्हारी बहन सालू के सास ससुर की 40वीं सालगिरह है। दामाद जी का फोन था। हमें भी बुलाया है। तुम्हारे पापा तो जाने से मना कर रहे हैं। ऐसा करो, तुम अपनी और मेरी टिकट करवा लो। सालू के सास ससुर को अच्छा सा उपहार देना होगा और सालू, दामाद जी और बच्चों के कपड़े और शगुन का लिफाफा भी करना पड़ेगा। उसकी जेठानी के बच्चों को भी देना पड़ेगा। उर्मिला जी ने अपने बेटे गौतम से कहा, माँ इस बार आप मनीष के साथ चली जाइए सालू के ससुराल। मनीष के यहाँ से मात्र 4 घंटे लगेंगे। अभी घर में रिनोवेशन का काम हुआ है, कमरों में एसी लगवाया है, आपके दांतों का ट्रीटमेंट हुआ है। 4-5 महीना में मेरा बहुत खर्चा हो गया है। आने जाने लेने देने में काफ़ी खर्च हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं आपकी मनीष के घर तक का टिकट कटवा देता हूँ। आप मनीष और रूबी के साथ सालू के ससुराल हो आना। इसी बहाने आपका थोड़े दिन मनीष के घर भी रुकना हो जाएगा। मनीष से कहकर लेने देने की सामान की व्यवस्था करा लेना। गौतम ने माँ को सुझाव दिया। तुम घर के बड़े बेटे हो, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हो। एक ही तो बहन है तुम्हारी, उसको भी देने का मन नहीं करता तुम्हारा। और वैसे भी मनीष अभी छोटा है, उसे व्यवहार नहीं समझ आता। उर्मिला जी बोली, आप जिम्मेदारी दोगी तभी तो वह सीखेगा। छोटा थोड़ी ना है वो, 2 बच्चों का बाप बन गया है। गौतम बोला, अब माँ की बातों को भी काटने लगा है। मैंने कहा ना, टिकट और लेने देने की व्यवस्था कर लेना। उर्मिला जी ने अब की बार कुछ तेज स्वर में कहा। फिर क्या था, जो हमेशा से होता आया है वही हुआ। गौतम ने एक बार फिर से बड़े बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी माँ के आदेश का पालन किया। उर्मिला जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी सालू की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा गौतम और बहू काजल, उनके 2 बच्चे, बेटा 17 साल का और बेटी 14 साल की। बड़े बेटा बहू माता पिता के साथ रहते थे। अपना घर बनाने में गौतम को 5 लाख उसके पिता रमेश जी ने दिए थे। बस यही 5 लाख का बोझ वह पिछले कई सालों से उठा रहा है। गौतम एक आदर्श भाई और आदर्श बेटा था। अपने से छोटों के लिए, बड़ों के लिए वह अपना सब कुछ लुटा देता। फिर भी उसके ऊपर कुछ नहीं करने का आरोप लगाया जाता। पर वो अपने परिवार को खुश रखना चाहता था। इसके लिए उसे अपने पत्नी और बच्चों के मन को भी मारना पड़ता। वहीं छोटा बेटा मनीष प्राइवेट जॉब करता था। अपनी जॉब के चलते वह अलग शहर में गृहस्थी बसाए हुए था। साल में 1-2 बार परिवार सहित घर आता। माँ बाप के स्वास्थ्य की चिंता करता, उनके आराम के बारे में पूछता कि बड़े भाई भाभी उनके अच्छे से ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। छोटी बहू भी सास के पैर दबाती, मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में करती। पर छोटा बेटा बहू ना तो माँ बाप को कुछ दिन रहने के लिए अपने घर बुलाते, ना ही किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग करते। बड़ा भाई गौतम छोटे भाई से मदद भी मांगता तो छोटे भाई के पास से कोई ना कोई बहाना तैयार रहता। कुछ दिनों बाद बड़ी बहू काजल उर्मिला जी से कहती है, माँ जी, हमारा मेरी बहन के परिवार के साथ मुंबई, लोनावाला, खंडाला जाने का प्रोग्राम बन रहा है। बेटे आरव के 12th की परीक्षा खत्म होने के बाद का टिकट करवा लेंगे। फिर वह अपने कॉलेज में व्यस्त हो जाएगा और बेटी अपने 10th बोर्ड की तैयारी में। काफी समय से हम बहनों का मिलना भी नहीं हुआ। काजल ने खुशी खुशी सब अपनी सास को बता दिया। उर्मिला जी ने कुछ नहीं कहा। जाने के ठीक हफ्ते भर पहले उर्मिला जी कहती है, बेटा गौतम, तुम्हारी मौसी अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए हमारे घर रुकने आने वाली है। इसलिए तुम लोग अपना घूमने जाने का प्रोग्राम फिर कभी बना लेना। माँ जी, आपको तो पहले से ही हमारे प्रोग्राम का पता था। आप मौसी जी से कह सकती थी कि हमारे आने के बाद आए। बीच में ही काजल बोली, ऐसे कैसे अपनी बहन को आने से मना करती? तुम लोग नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? उर्मिला जी बोली। उन्हें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी बेटा बहू अपनी इच्छा को मार देंगे। माँ जी, मैं खाना बनाने वाले का इंतजाम करके जाऊंगी। वैसे भी किसी मेहमान के आने पर आप ही उन्हें घुमाने ले जाती हैं। मुझे तो हर वक्त घर में रहकर खाना बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए मेरा यहाँ रहना या ना रहना एक ही बराबर है। अभी तक जैसा आप लोगों ने कहा मैंने मान लिया।
खुद के लिए कैसे जीते हैं मुझे पता ही नहीं था। 22 साल की थी जब मैं इस घर में बहू बनकर आई। आते ही मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। साड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया। मेहमानों को तो छोड़ो, माता पिता के आने पर भी उनके पास 2 घड़ी बैठ नहीं पाती थी। सुबह से रात रसोई में ही बिताई है मैंने। घर के किसी भी निर्णय में मुझे शामिल नहीं किया जाता था। आज उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपने तरीके से अपनी खुशियों के लिए जीना चाहती हूँ। मैं हर बार समझौता नहीं कर सकती। आज मेरे पास फोन है, लेकिन बात करने के लिए मेरी माँ नहीं है। उन दिनों को मैं कभी नहीं भुला सकती जब मुझे चुपके से माँ को फोन करना पड़ता था, क्योंकि फोन करने की परमिशन आप लोगों से लेनी पड़ती थी। चुपके से माँ को फोन लगाती थी, तब भी पता चलने पर आप 2 बातें सुना ही देती थी। आज समय है, सुविधा है, लेकिन मेरी माँ नहीं है मेरी बात सुनने को। मेरी छोटी बहन अपनी दीदी यानी मेरे घर कुछ दिनों के लिए आना चाहती थी, हमसे मिलना चाहती थी। तब भी आप लोगों ने उसे बुलाने से मना कर दिया। मेरे पति ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बस घर के बड़े बेटे बनकर रह गए। इतने सालों की टीस मेरे भीतर है, उसे शायद आप लोग नहीं समझ सकते। तब मैंने आपसे कहा था कि देवरानी रूबी के घर तो हर 6 महीने में उसके मायके से कोई ना कोई आता है। तब आपने कहा था वो अकेली रहती है ना, सास ससुर के साथ नहीं रहती। इसका मतलब मुझे सास ससुर के साथ रहने की सजा मिल रही है। जब मैंने अपने पति का सहयोग करने और अपनी काबिलियत का उपयोग करने के लिए सिलाई का काम चालू किया, तब भी आपने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया। उल्टा मुझे घर के नए नए कामों में और अपनी सेवा चाकरी में उलझाती रही। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती, झटपट सारे घर के काम निपटा कर, ताकि मुझे अपने शौक के लिए थोड़ा समय मिल सके और 2 पैसे भी कमा सकूं। पर इस बात से भी आपको जलन महसूस होने लगी। आपने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, बल्कि मेरे रास्ते में रुकावट डाली और घर में कलह का वातावरण बनाया। तब मेरे पति सिर्फ घर का बड़ा बेटा बन के रह गए, मेरा साथ नहीं दिया। काम छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था आपने। खैर, पुरानी बातें जाने दीजिए। आप ऐसा भी कर सकती है, आप और पापा जी देवर जी के यहाँ चले जाइए, वहीं मौसी जी को बुला लीजिएगा। मौसी जी को देवर जी के यहाँ पहुँचने में मात्र 2-3 घंटे लगेंगे, काजल बोली। हाँ माँ, पहली बार हम लोगों का प्रोग्राम बना है काजल के मायके वालों के साथ। बच्चे भी बहुत खुश हैं। इस बार मैं प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकता। गौतम बोला, तुम्हें 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया है, तुम्हारा घर बनाने में मदद की है, और आज तुम ही अपनी माँ को आंखें दिखा रहे हो। उर्मिला जी ने इमोशनल ड्रामा किया। माँ, जैसे मैं आपका बेटा हूँ, वैसे ही मनीष भी तो आपका बेटा ही है। उसे भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ दीजिए। वो तो अपने परिवार के साथ है, साल में 2-3 बार घूमने जाता है। हर शनिवार रविवार तो छोटी मोटी आउटिंग हो ही जाती है उसकी। मुझे भी अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचने दीजिए। क्या मैं अपने परिवार को शादी के इतने सालों बाद भी इतनी सी खुशी नहीं दे सकता? मुझे बड़ा बेटा होने की सजा मत दीजिए, मुझे बंधुआ मजदूर बनाकर ना रखे। गौतम ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। उर्मिला जी ने अपने बड़े बेटा बहू की शिकायत अपनी बहन से की। अरे, आजकल के सब रिश्ते मतलब के हो गए हैं। बीवी और उसके मायके वालों के आगे मेरा बेटा अपनी माँ को भूल गया। यह कह रहा है छोटे बेटे के घर चले जाओ। माँ की बात का तो जैसे कोई मोल ही नहीं रहा। बात की गहराई को समझते हुए कुसुम मौसी ने कहा, इसमें गलत क्या है? बड़े बेटे बहू की शादी को 20 साल हो गए हैं। अब अगर वह अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या घर के बड़े बेटा बहू को अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है? दिन रात एक ही जिंदगी जीकर वह बोर नहीं हो जाते होंगे? वह सारी जिम्मेदारी रिश्तेदारी क्यों निभाए? आज तक उन्होंने तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाई है, चाहे वह बात मानने लायक हो या ना हो। क्या यही सही है कि एक बेटा सारी जिम्मेदारी उठाए और दूसरा बेटा सिर्फ जमा पूंजी? अरे, तू तो किस्मत वाली है कि तुझे समझदार बड़ी बहू मिली है। सास ससुर की माता पिता समान इज्जत करती है, मान देती है, सेवा करती है। तेरे बड़े बेटे ने तो सिर्फ जिम्मेदारियां ही उठाई है। अब उसे थोड़ा मुक्त कर। छोटे बेटे बहू को भी जिम्मेदार बना। अब हम तेरे छोटे बेटे मनीष के घर मिलते हैं, कुसुम मौसी ने फोन पर उर्मिला जी से कहा।
उर्मिला जी और रमेश जी बड़े बेटा बहू के जाने से पहले ही छोटे बेटे के घर पहुंच गए। छोटे बेटे के घर का तो पूरा माहौल ही अलग था। छोटी बहू रूबी ने सूट पहन रखा था। एक काम वाली घर की साफ सफाई कर रही थी, दूसरी रसोई में सब्जी काट रही थी। यह क्या बहू, तुम हमें कामवाली के हाथों का बना खाना खिलाओगी? हम नहीं खाने वाले, उर्मिला जी ने मुंह बनाते हुए कहा। माँ जी, मेरी आदत नहीं है इतने सब लोगों का काम करने की। मैं सिर्फ खाना बनाने में मदद ले रही हूँ, पूरा खाना नहीं बनवा रही। अगर आपको इससे समस्या है तो कल से आप ही मेरी मदद करवा दीजिएगा, रूबी ने स्पष्ट रूप से कह दिया। मौसी सास कुसुम जी उर्मिला जी को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, यहाँ नहीं गलने वाली तुम्हारी दाल। अगली दिन रूबी कहती है, माँ जी आज शाम 4 बजे मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। 5:30 बजे से 6 बजे तक आ जाऊंगी। आप लोगों की चाय बनाकर जाऊंगी। आप समय से दोबारा गर्म करके सबको दे दीजिएगा। नाश्ते का डिब्बा भी पास में ही रखकर जाऊंगी। रूबी ने किट्टी पार्टी में जाने के लिए पूछा नहीं, बल्कि अपना प्लान बता दिया। इतनी हिम्मत तो बड़ी बहू ने कभी नहीं दिखाई, उर्मिला जी सोचने लगी। पर यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। अगले दिन बेटे मनीष ने कहा, आज शाम हम सब बाहर घूमने जाएंगे, बाहर ही खाना खाकर आएंगे। बहू, तुम्हारे पापा जी को बाहर के खाने से संतुष्टि नहीं मिलती। वापस आकर उनके लिए 2 रोटी बना देना, दूध के साथ खा लेंगे, उर्मिला जी बोली। रूबी ने सुबह की रोटियों के साथ साथ 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दी। शाम 6 बजे सब मंदिर दर्शन और मॉल घूमने गए। मनीष एक नंबर का कंजूस था। मॉल में सबने जूस और चाट खाया। पिता रमेश जी ने पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, पर मनीष ने उन्हें पैसे देने से एक बार रोका तक नहीं। वहीं बड़ा बेटा गौतम हर जगह खुद ही खर्च करता था। रात 10 बजे बाहर ही खाना खाकर सब घर पहुंचे। बहू, अपने पापा जी के लिए फटाफट 2 रोटी सेक दो और दूध गर्म करके दो, उर्मिला जी बोली। तो रूबी झटपट 1 कप दूध और 2 रोटियां थाली में परोस कर ले आई। रोटी को हाथ में छूकर देखा तो उर्मिला जी बोली, बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को घर आकर 2 रोटियां सेक देना, तुमसे इतना भी नहीं होता। माँ जी, बाहर से आकर 2 रोटी के लिए आटा लगाना, फिर से रसोई समेटना हमसे नहीं होगा। इससे समय भी बर्बाद होता है और परेशानी भी होती है, और वैसे भी दूध के साथ ठंडी रोटी ही अच्छी लगती है, रूबी ने कहा। माँ, आप रसोई के कामों में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, समय से सब काम हो रहा है ना, छोटा बेटा मनीष बोला। सास ससुर को आए 4-5 दिन हो गए थे। रूबी को उर्मिला जी की रोक टोक करने की आदत और हुक्म चलाने की आदत पसंद नहीं आ रही थी। वह उर्मिला जी की बात का तुरंत जवाब देती। मौसी जी के वापस जाने का समय आ गया। तब उर्मिला जी ने आदतन मनीष से कहा, मौसी जी के लिए साड़ियाँ, उनके परिवार के लिए कुछ उपहार, कपड़े वापसी में मौसी को देने होंगे, इसकी तुम व्यवस्था कर लेना। माँ मौसी को साड़ी दिलवा देंगे, बाकी उनके परिवार के लिए जो कुछ देना है आप वह देख लेना, मेरा बजट नहीं है देने का। और माँ, ज़्यादा लेन देन का व्यवहार ना रखो हमसे, जितना हुआ है हमने किया, हमसे ज़्यादा की उम्मीद मत करना, मनीष ने स्पष्ट रूप से कहा। मौसी जी चली गई। मनीष के द्वारा दी गई 2 साड़ियों के साथ उर्मिला जी के पास छोटे बेटा बहू के घर कुछ करने को था नहीं। छोटी बहू को पति का सपोर्ट था, इसलिए उसे दबाकर रखना उर्मिला जी के बस में नहीं था। हफ्ता भर और रुककर उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और वो लोग वापस बड़े बेटे के पास आ गए। बड़े बेटा बहू भी वापस घर आ चुके थे। इस बार बड़ी बहू ने छुट्टियों में घूमने का खूब आनंद उठाया। अपने पति व बच्चों के साथ खूब फोटो खिंचवाए। अब वह खुशी खुशी स्टेटस पर अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटने लगी। उसकी ननंद सालू ने उसकी सास को फोन करके कहा, माँ, काजल भाभी के तो मजे हो गए हैं, उनकी तो काया ही पलट गई है। क्यों, क्या हो गया? उर्मिला जी ने पूछा। अरे माँ, भाभी का स्टेटस नहीं देखा क्या? 42 की उम्र में कैसे वेस्टर्न कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाए हैं। लगता है आपने उन्हें काबू में रखना बंद कर दिया है। पहले तो साड़ी के अलावा कुछ नहीं चलता था आपके राज में, अब लगता है भाभी अपनी मर्जी की मालकिन हो गई है, सालू ने कहा। उर्मिला जी ने बड़ी बहू से तो कुछ नहीं कहा, पर
शाम को बड़ा बेटा गौतम घर आया तो उससे इस विषय पर बात की। मैं क्या सुन रही हूँ, बड़ी बहू ने साड़ी की जगह जींस टॉप वन पीस सलवार सूट पहनना था। आखिर वह घर की बड़ी बहू है, यह सब शोभा देता है क्या? माँ 42 की उम्र में वह अपने तरीके से जीने लगी है तो वह बुरी हो गई है। आपकी सेवा मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं रख रही, फिर क्यों हर वक्त बड़ी बहू कहकर आप उसे खुलकर जीने से रोक रही हैं? हर प्रकार की पाबंदी केवल बड़े बेटा बहू पर, सारे कर्तव्य हमारे लेकिन अधिकार कुछ नहीं, हमें किसी तरह से भी जीने नहीं दे रही हो। गौतम इतना बोलकर अपने कमरे में चला गया। छोटा बेटा बहू के घर का हाल तो उर्मिला जी अच्छी तरह से देखकर आई थी। उनसे तो किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना बेकार था, इसलिए अब समझदार बनने में ही उर्मिला जी ने भलाई समझी। बड़े बेटा बहू पर किसी चीज की जोर जबरदस्ती करने और उनकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने से अब वह बचने लगी। दोस्तों, बेटे के जीवन में दो पाटन के बीच साबुत बचना कोई जैसी स्थिति पैदा ना होने दे। अब बेटे की बारी है, उसके निर्णय में सहयोग करे। बेटा आपका है, याद रखे। अब वह पति भी है, पिता भी है, इसलिए सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न करे। अगर परिवार में दो बेटे हैं तो दोनों को उनकी जिम्मेदारी सौंपे, सारा का सारा बोझ बड़े बेटे के कंधों पर ना डाले। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल कहानी राजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।